तो हम डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअली में मोमेंटम क्या होता है, राइट। तो मोमेंटम एक्चुअली में मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट हुआ करता है, जिसको हम दो तरीके से अभी क्लासीफाई करेंगे और क्वांटम मैकेनिक्स में इसके एप्लीकेशन पार्ट को, इसके यूज पार्ट को हम लोग देख पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जब आप कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जब वो मूव करता है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, तो उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही हम मोमेंटम कहते हैं। कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम यानी p, जो कि अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ करता है। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि फिजिक्स में जो भी ऑब्जर्वेबल हैं, चाहे वो पोजीशन हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे मोमेंटम हो, चाहे टोटल एनर्जी हो, उनके करस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में है, राइट। तो अगर आपके पास ये लीनियर मोमेंटम एक आपका ऑब्जर्वेबल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर है उसको हमने पढ़ा दिया था आपको। उसका बस प्रदर्शन कैसे करते हैं, पी के ऊपर ये वाला साइन कैप लगा देते हैं। तो पी इज इक्वल टू, आपने कहा था सर पी इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में, तो पी इक्वल टू माइनस आई एच कट डेल ऑफ डेल एक्स हुआ करता था, ठीक है। लेकिन जरूरी थोड़े है कि कोई भी पर्टिकुलर आपके पास सबस्टांस या मटेरियल एक लीनियर फैशन में मूवमेंट करे। हो सकता है कि उसका मूवमेंट लीनियर फैशन के अलावा कैसा हो, रोटेशनल मोशन हो या सर्कुलर मोशन हो। तो अगर सर्कुलर मोशन हो जाए तो कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी दोस्तों। जैसे देखो, मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस तरीके का एक सर्कुलर पाथ है, ऐसा कोई सर्कुलर पाथ है ऐसा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन का मोशन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मोशन को आइडेंटिफाई करने के लिए तो ये लाया गया है सारा कहानी, है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन के मोशन को। तो मान लीजिए कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट से आर दूरी पर एक कोई पार्टिकल है बेटा, वही पार्टिकल है जो पहले हमने लिया है। आर दूरी पर ये पार्टिकल जिसका मास आपने कितना माना था, m माना था, जिसकी वेलोसिटी कितनी मानी थी आपने, b। अब क्या है, जब ये पार्टिकल यहाँ से चल रहा है ना, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है, यानी रोटेशनल मोशन कर रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम तो इस मास और इस वेलोसिटी की वजह से था। तो इस लीनियर मोमेंटम का इस पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड अगर हम निकालते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, तो आता है क्या, एंगुलर मोमेंटम। क्या आता है? एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम कैपिटल एल से कहते हैं। ये एल एक्चुअली में होता क्या है बच्चों, आर क्रॉस पी होता है। आर क्या होता है, ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं दैट इज रेडियल वेक्टर जो है, और साथ में पी क्या है, लीनियर मोमेंटम है। तो जब लीनियर मोमेंटम को आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या मिलता है, एंगुलर मोमेंटम मिलता है। दैट इज, ये एंगुलर मोमेंटम है हमारा, है ना, यही है एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम से जुड़े एग्जाम में क्या क्या चीजें आएंगी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम ये खुद भी अपने आप में क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत यूजफुल क्वांटिटी है बच्चों। तो एल को मैंने कैसे डिफाइन किया, सिंपली कहा एल क्या है, आर क्रॉस पी है, और पी क्या है प्यारे बच्चों, एम बी है। तो आर क्या हो गया, सिंपली एम बी टाइम्स ऑफ आर हो गया बच्चों। और जो एम बी आर होता है, इसके बारे में बोहर ने बहुत पहले हमें समझाया है, यानी क्वांटम मैकेनिक्स से डेवलपमेंट से पहले उन्होंने बताया कि जो ये आपके पास एम बी आर होता है, ये क्या होता है बच्चों, h अपान 2 पाई का n टाइम्स हुआ करता है, राइट। जहां पर n क्या होता है, एक तरीके से क्वांटाइज्ड नंबर है, यानी n की वैल्यू या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, या तो 4 होगी। इसको हम नंबर ऑफ वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ वेव कहा करते हैं। क्लियर है? तो अगर मैंने आपको px बता दिया है तो मैं lx भी बता सकता हूं। जैसे कंप्लीट अगर आपके पास एंगुलर मोमेंटम निकालना, लीनियर मोमेंटम p निकालना हो, तो p क्या होता है, आप कहते हैं px i टाइम्स ऑफ px प्लस j टाइम्स ऑफ py प्लस k टाइम्स ऑफ pz होता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। सिमिलरली l क्या हो जाएगा, l को निकालेंगे, कैपिटल L हमारा ये i टाइम्स ऑफ एल एक्स हो जाएगा, प्लस j टाइम्स ऑफ एल वाई हो जाएगा, प्लस k टाइम्स ऑफ एल जेड हो जाएगा, राइट। अब आपको यही जो एंगुलर मोमेंटम है, इसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर को आइडेंटिफाई करना है, यानी उसे कैलकुलेट करना, उसके फार्मूले को निकालना है। और यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में एवरी ईयर आते हैं, चाहे वो IIT जैम हो,
चाहे वो आपका IIT गेट का एग्जामिनेशन हो, चाहे CSIR का एग्जामिनेशन हो, इवन BSc के पेपर में आता है, MSc के पेपर में आता है, ठीक है। और ये जो मैंने ये बताया तो नीट और जेई में भी आ जाता है। यानी बिल्कुल जीरो से लेकर के अप लेवल तक हम जा रहे हैं, जीरो की भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपसे, ठीक है, और इससे टॉप लेवल के क्वेश्चन भी आपके गलत नहीं होंगे प्यारे दोस्तों। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब आर क्या है, एक्चुअली में आर पोजीशन को बता रहा है, डिस्टेंस को बता रहा है। तो अब हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों। जो हमारे पास ये रेडियल वेक्टर आर है ना, आर को क्या लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आर को एक्स वाई जेड के टर्म में हम लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों। क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप, है ना, एक्स आई यूनिट वेक्टर होता है, प्लस वाई जे प्लस जेड के, इतना लिख सकते हैं। और अगर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, आर को, तो पी को अभी आपने लिखा, जो पी था उसे क्या लिख सकते हैं आप सिंपली, तो पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप लिख सकते हैं। और इन दोनों का एक क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालने वाले हैं, किसके लिए, एल के लिए। तो एल के लिए अभी आपने कहा कि एल होता क्या है, आर क्रॉस पी होता है, ठीक है। और क्रॉस आप जानते हैं, क्रॉस में ये जो प्रोडक्ट लिखते हैं इनके डायरेक्शन का अपना बड़ा इंपॉर्टेंस है बच्चों, ठीक है। आपने बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में ये बात करी हुई है। तो सिंपली मैं इसको क्या लिखूं, मैं इसको सिंपली ऐसे लिख सकता हूं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना, लिख सकता हूं। क्रॉस में क्या आएगा बच्चों, क्रॉस में आएगा आपका पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, डिटर्मिनेंट मेथड से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट मेथड से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि आप लोग इसमें एक्सपर्ट हैं, है ना। चलो बच्चों, ये सारणी बन गई हमारी डिटर्मिनेंट। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, आई, यहां पर जे, और यहां पर क्या लिखेंगे, के, है ना। अब आई जे के कॉफिशिएंट को लिखते हैं। तो आई का कॉफिशिएंट क्या है, हम उसको देख लेते हैं। तो आर के रेस्पेक्ट में देखो क्या है, एक्स वाई और जेड। तो पहली रो किसकी बनेगी बच्चों, एक्स वाई और जेड की बनेगी, एक्स वाई, और दूसरी रो किसकी बनेगी, पी एक्स पी वाई और पी जेड की। इसको सॉल्व करने की कहानी बहुत ही मजेदार है, ठीक है। क्या कहानी है, जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो आई को सॉल्व करना है ना, तो क्या करेंगे, जिसको सॉल्व करना होता है उसको ढक लेते हैं बच्चों। मान लो आई को आपको सॉल्व करना है, तब क्या करोगे बच्चों, क्लियर है। तो आई को अगर सॉल्व करना है तो क्या करें, आई को ढक लीजिए सिंपली, ठीक है। यानी इसे ऐसे लिख दीजिए, आई को जब आप ढक लोगे तो क्या बचेगा, ये बचेंगे, ये पूरा चार चीज दिखेगी। तो इसमें ऐसे लगाओ वाई पी जेड, क्या, वाई पी जेड, और माइनस जेड पी वाई। देखो जरा, क्लियर है इतनी बात, क्लियर है ना इतना। उसके बाद टर्म आना चाहिए माइनस का, क्या आना चाहिए बच्चों, माइनस का। लेकिन मैं प्लस कर दूंगा, प्लस करने के लिए आपको कहानी उल्टी पढ़नी पड़ेगी बस, है ना। यहाँ माइनस आता है लेकिन माइनस को प्लस कर देंगे, और प्लस करने का फायदा क्या होगा, वो मतलब आपको एक स्टेप बच जाएगा, ठीक है। तो देखो, लेकिन अब अब आपको के पढ़ना है ना, तो के को हाइड करिए, सॉरी जे को पढ़ना है, जे को पढ़ना है तो जिसको पढ़ना है उसको हाइड कर दीजिए। तो जे को हाइड करेंगे, जे नहीं दिख रहा है तो दिख क्या रहे हैं, एक्स जेड पी एक्स पी जेड। तो होता क्या था कि एक्स पी जेड आपको पढ़ाता मैं, अरे बोलो, एक्स पी जेड पढ़ाता ना, लेकिन नहीं, आपको उल्टा आना पड़ेगा इधर, क्योंकि हमने प्लस माइनस को प्लस कर दिया। तो जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड क्या हो जाएगा, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ठीक बात है। नेक्स्ट जो इसका लास्ट टर्म है उसको देखते हैं, वो क्या है हमारा, के वाला है, क्या है भैया, के है ना, ये दैट इज द यूनिट वेक्टर के है हमारा। अब के लिए के को हाइड कर लीजिए, जब आप के को हाइड कर देंगे तो बचेगा क्या, एक्स पी वाई
माइनस वाई पी एक्स। तो क्या हुआ, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। अरे देखो भाई, ठीक है। और अगर आप इनको ऑपरेटर के फॉर्मेट में भी लिखना चाहते हो तो सिंपल ऑपरेटर के फॉर्मेट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो चीज आई है इसका मैं कंपेयर किससे कर सकता हूं, इस वाले से, L इज इक्वल टू बी एल एक्स कैप प्लस एल एक्स कैप, है ना, आई प्लस एल वाई जे प्लस एल जेड के। ठीक है, ये पी है आपका। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो y का जो आई का जो कॉफिशिएंट यहाँ पर है और i का जो कॉफिशिएंट यहाँ पर है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर ये आपस में बराबर होते हैं दोस्तों तो आपको जो कहानी मिलेगी बड़ी ही यूनिक मिलने वाली है ना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलने वाली है कहानी। देखो क्या मिलेगी उसको हम लोग समझते हैं बच्चों। क्या मिला, तो आप कहोगे सर यहाँ से Lx जो मिला है आपका, Lx ये क्या है, ये पूरा Lx है। x है तो x के बाद क्या आता है, y आता है, y के बाद z आता है माइनस, फिर इनको उल्टा कर दो, z पी वाई। याद हो गया होगा आपको लगभग। ऐसे ही एल वाई है, y के बाद क्या आता है, z आता है, तो z आएगा, z के बाद x आता है, फिर इनको उल्टा कर दो, x पी z। फिर एल जेड, जेड के बाद क्या आता है भाई, x आता है, x कर दो पी वाई और माइनस वाई पी एक्स। अरे बोलो बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, मेरी बात समझ में आ रही है, आई एम ऑडिबल? आप मैसेज भी कर सकते हो बच्चों। देख लो भाई, क्लियर है बेटा? यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है आपको, समझ में आ रहा है? एक बार ओके कर दो, मैसेज भी कर सकते हो आप, मैं आपके मैसेज पढ़ लूंगा बच्चों, ठीक है? ओके। अगर आपने एल एक्स एल वाई और एल जेड की वैल्यू को निकाल लिया है तो हम इसके आगे की बात करेंगे बच्चे, ठीक है? देखो कैसे, पी एक्स और पी वाई की वैल्यू हमने पहले लिख दी थी, इसको हम साइक्लिक ऑर्डर में लिखते हैं। कैसे? साइक्लिक ऑर्डर में लिखते हैं बच्चों, कुछ ऐसा, है ना। यहां पर लिख दीजिए आप x, यहां लिख दीजिए आप y, और यहां लिख दीजिए आप z। ठीक है, x y z के ऑर्डर में चलना है, इसी ऑर्डर में हम लोगों को फॉलो अप लेना है अपना बेटा, ठीक है? तो देखो यहीं से निकालेंगे सब कुछ कहानी, और इसको मैं ऐसे कर दूं बिल्कुल, देखो इन सबको करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं जानता हूं, मतलब वी नो डेट, मैंने पहले ही बता दिया, पहले प्रूफ भी कराया मैंने आपको कि जो पी एक्स होता है वो होता है माइनस आई एच कट डेल ऑफ डेल एक्स होता है, जो पी वाई होता है वो होता है माइनस आई एच कट डेल ऑफ डेल वाई होता है, जो पी जेड होता है माइनस आई एच कट डेल ऑफ डेल जेड होता है। ये आपको पता होना चाहिए, या मालूम है तो बहुत अच्छी बात है ना? हालांकि मैंने आपको पहले ही सब पढ़ा दिया है। तो एल एक्स की वैल्यू पहले लिख लीजिए, ठीक है? एल एक्स के लिए, तो एल एक्स के लिए चल रहे हैं इधर, एस वाई और जेड मिलेंगे, तो मैंने क्या कहा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, है ना, ये एल एक्स की वैल्यू है बच्चों, सिंपल सी बात। अब आप इसमें दो लोगों की वैल्यू को पुट कर दीजिए, किसकी, पी जेड की और पी वाई की, है ना? तो जब पी जेड पी वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, इधर वाला पोर्शन y रहेगा ना, और यहां लिख जाएगा माइनस आई एच कट डेल ऑफ डेल जेड हो जाएगा, और माइनस के साथ यहाँ जेड तो रहेगा, इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस आई एच कट डेल ऑफ डेल
वाई। ये बात कहाँ से ली मैंने, यहाँ से वैल्यूज उठा के पुट कर दी है मैंने। अगर मैं यहाँ से माइनस आई एच कट कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो एल एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस आई एच कट कॉम बाहर हो जाएगा, ब्रैकेट में कहानी होगी वाई डेल डेल एक्स डेल डेल जेड माइनस जेड डेल डेल वाई। और ये बात पूछी कहाँ गई है, ये सेम क्वेश्चन जो आपको जैब में पढ़ाया जा रहा है SCSIR में दिसंबर 2014 के पेपर में 4 नंबर में पूछा गया है, सॉरी 13 के पेपर में। ये सेम चीज कहाँ पूछा गया, CSIR के, है ना, दिसंबर 2013 में 4 मार्क का ये क्वेश्चन बना। तो अब आप इसको ऐसे लिख दो या इसको आप ऐसे लिख दो। अगर आपने एल एक्स लिख दिया तो एल वाई लिखने में हमें लगता है कोई दिक्कत अब आपको होगी नहीं, है ना। एल वाई के लिए क्या बनेगी कहानी सर, तो पहली कहानी वाई को यहां से शुरू करेंगे, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, और इसी में हम क्या करें, इसको डायरेक्ट लिख दें, माइनस का आई एच कट कॉमन ले लें, ठीक है, ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा, जेड होगा इंटू डेल ऑफ डेल एक्स होगा माइनस एक्स होगा इंटू डेल ऑफ डेल जेड हो जाएगा। क्लियर है इतना, बोलो भाई। ऐसे ही एल जेड भी बनेगा, क्या बनेगा बेटा, एल जेड बन जाएगा। एल जेड हमारा जेड कंपोनेंट है इसका, तो एल जेड को क्या लिखेंगे, जेड के लिए आप एक्स से शुरू करेंगे ना, तो हो जाएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, माइनस का आई एच कट हो जाएगा, और ब्रैकेट में यहाँ क्या मिलेगा, एक्स डेल ऑफ डेल वाई माइनस वाई डेल ऑफ डेल एक्स। 3 चीजें मिल गई, और ये सीधे सीधे आपके एग्जाम में आएगा बच्चों, सीधे सीधे, ठीक है, बिना किसी उलट फेर के सीधा या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है बच्चों। क्लियर है इतना, बोलो। क्लियर है इतना, यहां तक कोई परेशानी हो, कोई चीज ना समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिए या आप बता दीजिए, ठीक है। लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों हमने एक साथ कर लिया है बच्चों, ठीक है, दोनों को एक साथ कर लिया है, दोनों से जुड़ी हुई चीजें हमारी हो गई हैं। अब आता है एक बार टोटल एनर्जी ऑपरेटर को मैं इसके साथ दोबारा कर देता हूं, ठीक है। देखो बच्चों, जो टोटल एनर्जी ऑपरेटर हमारे पास था, टोटल एनर्जी ऑपरेटर, है ना, इसी को हैमिल्टोनियन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हैमिल्टोनियन कहते हैं इसको। हैमिल्टोनियन का मतलब होता है टोटल एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है, और ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर का सम हो जाएगा, ठीक है इतना, यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब अगर मैं इसको और सॉल्व कर लूं बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली में होता क्या है बच्चों, इसको देख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा होता है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर होता है बच्चों, और प्लस b हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ये h की कंप्लीट वैल्यू होती है, और ये कहाँ से आया ये भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, सारी चीजें मैंने आपको जो पहली क्लास थी इसके पहली वाली से बता दी है। ये हो गया, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का वैल्यू हो गया। इनमें से ये वाला टर्म काइनेटिक एनर्जी को प्रेजेंट करेगा और ये वाला टर्म पोटेंशियल एनर्जी को प्रेजेंट करेगा, यानी 2 ऑपरेटर का सम है ये। टोटल एनर्जी ऑपरेटर 2 ऑपरेटर हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, राइट। चलिए, इसमें एक मजेदार बात हमें और देखनी है कि जैसे जब आप मैथ पढ़ते हैं ना, तो मैथ में एक आपके पास ऑपरेटर है डिफरेंशियल ऑपरेटर, ऑपरेशन कह सकते हैं उसको। तो डी डी एक्स को जब मैं इस तरीके का फंक्शन देता हूँ ई के पावर 5x टाइप का, तो ये कहता सिंपली 5 इंटू ई के पावर 5x होता है। यानी ये जो फंक्शन था
इस पे डिफरेंशिएशन का ऑपरेशन होने के बाद भी फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया, फंक्शन एज इट इज रह गया, एक नई वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं आइगन फंक्शन। क्या कहते हैं? आइगन फंक्शन कहते हैं। और जो नई वैल्यू आती है उसका नाम होता है आइगन वैल्यू। क्या नाम होता है? आइगन वैल्यू नाम होता है। और ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। हमारी क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी ऑपरेटर्स हैं वो आइगन ऑपरेटर की तरीके से जनरली बिहेव करते हैं, जिनमें से हैमिल्टोनियन आइगन ऑपरेटर है। हैमिल्टोनियन क्या है? आइगन ऑपरेटर है। तो अगर मैं इसे किसी भी सिस्टम का फंक्शन दूंगा, क्या दूंगा? किसी सिस्टम का फंक्शन, चाहे वो सिस्टम आपका स्प्रिंग वाला एसएचओ होगा, हाइड्रोजन एटम का सिस्टम होगा, या आपका 1D बॉक्स होगा, राइट, या रिजिड रोटेटर होगा। तो इन चारों केसेस में से किसी भी सिस्टम का अगर आप फंक्शन दे देंगे, राइट, जैसे मान लीजिए मैंने एच को दे दिया साई, एक फंक्शन दे दिया। अब ये साई किसी का भी सिस्टम का फंक्शन हो सकता है। तो एच का काम क्या? एच है ऑपरेटर किसका? टोटल एनर्जी का ही तो है। तो इस सिस्टम की टोटल एनर्जी को निकालेगा और फंक्शन को एज इट इज रहने देगा। एच साई इज इक्वल टू बी ई साई, राइट। इसी को बोलते हैं आइगन इक्वेशन। और इसी का एक नाम है श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन। क्या नाम है? श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, हमने तो बड़ा सा पढ़ा है। तो बड़ा भी कर देंगे भाई, जैसे जैसा आपने पढ़ा वैसा कर देंगे बच्चों, ठीक है, आपके हिसाब से कर देंगे इसको। तो देखो, अगर ये बात बिल्कुल सही हो रही है तो एच साई को क्या लिखा जा सकता है? एच साई का मतलब लिख सकता हूं एच कट स्क्वायर माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू बी ई साई। लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं भाई। लेकिन उससे पहले मुझे ये करना पड़ेगा, दैट इज साई प्लस बी में भी मल्टीप्लाई होगा साई का, तो बी साई इज इक्वल टू बी ई साई। लिख सकता हूं? लाओ जाओ सारी बातें एक साथ कर लेते हैं बच्चों। यहां तक सही है ना? अगर मैं ई में से बी को माइनस करूंगा बच्चों, तो ये बात क्या बनेगी? देखो इधर, ये हो जाएगी माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर साई प्लस का भी साई, या प्लस को क्या लिख दो बच्चों सिंपली, ई माइनस बी, है ना, साई, ऐसा लिख दो। एक साथ कर देते हैं बच्चों। अब ये साई मल्टीप्लाई नहीं, इस ऑपरेटर के साथ है, नहीं तो कट भी जाता। आप ये सोच रहे होंगे कि कट क्यों नहीं रहा है, इस नाते नहीं कट रहा है। देखो भैया, तो क्या मिला? ये जो डेल स्क्वायर है ना, इसको एक साथ रहने दो, डेल स्क्वायर साई को, इसको उधर भेज दो, तो 2m हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 2m, ठीक है, अपान एच कट का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के साथ होगा, ठीक है, इंटू ई माइनस बी साई हो जाएगा। होगा इतना? यहां तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़ के काम कर लेते हैं। तो क्या मिला? अभी मिला है डेल स्क्वायर साई प्लस, या इक्वल टू भी कह लो, माइनस का 2m अपान एच कट स्क्वायर, फिर क्या मिला? ई माइनस भी साई मिला है, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा ओपन करने की कोशिश करते हैं। क्या ओपन करेंगे? तो आप क्या क्या चीजें जानते हैं? आप जानते हैं कि एच कट को लिखा जा सकता है एच अपान 2 पाई, क्योंकि रिड्यूस कांस्टेंट है। और डेल स्क्वायर लाप्लासियन ऑपरेटर है। क्या है लाप्लासी? ये होता है डेल ऑफ डेल टू ऑफ डेल एक्स स्क्वायर होता है, प्लस डेल टू ऑफ डेल वाई स्क्वायर होता है, प्लस डेल टू ऑफ डेल जेड स्क्वायर होता है, राइट। तो अगर मैं इन सबको ओपन कर दूं एक साथ बच्चों, तो कहानी आपके सामने कुछ अलग आएगी। ओपन करने से पहले मैं एक फॉर्मेट और लिखूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। इसी बात को लिखूंगा डेल टू साई, और सबको एक साथ बुला लूं तो हो जाएगा क्या? 2m अपान एच कट स्क्वायर ई माइनस भी साई इज इक्वल टू बी 0। ये भी श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन है ना? ये भी श्रोडिंगर का क्या है बच्चों? वेव इक्वेशन है, राइट। इसके आगे बात करोगे आप, तो अब मैं इसे और थोड़ा सिंपलीफाई करता हूं, तो बनेगा क्या? डेल टू साई प्लस 2m हो जाएगा बच्चों, और एच कट के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर।
तो 4 पाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये जाएगा 4 पाई स्क्वायर ऊपर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और e माइनस बी तो रहेगा ना, इसको कहाँ चेंज कर लोगे आप, साई इज इक्वल टू 0, यानी कि क्वेश्चन आ गया डेल टू साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपान एच स्क्वायर, ई मतलब टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, साई इज इक्वल टू बी 0। अब आ गया है ये क्वेश्चन भी श्रोडिंगर वेव क्वेश्चन है, ये भी है, सारे जो भी मैं लिख रहा हूँ सब श्रोडिंगर वेव क्वेश्चन का एक फॉर्मेट है, एक फॉर्म है। अब डेल स्क्वायर की वैल्यू को अगर पुट करने की कोशिश करोगे बच्चों तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा सिंपली डेल टू अपान डेल एक्स स्क्वायर, और साई इसको मिल जाएगा तो डेल टू साई अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपान डेल जेड स्क्वायर, है ना, इतना हो गया। प्लस में क्या होगा भाई, 8 पाई स्क्वायर m ई माइनस भी अपान एच का स्क्वायर होगा, ठीक है, इंटू साइज इक्वल टू बी 0। आपने जो इक्वेशन बनाया है ये श्रोडिंगर का टाइम इंडिपेंडेंट है। श्रोडिंगर का जो वेव फंक्शन होगा, जो साई होता है एक्चुअली में दो चीज का फंक्शन होता है, किसी भी सिस्टम से रिलेटेड जो वेव होती है उस वेव का जो वेव फंक्शन होता है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, किस पर, बोलते हैं एक्स और टी पर, है ना। तो अभी मैंने टी को कांस्टेंट करके एक्स के रिगार्डिंग एक इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी टूल है, एक ऐसा जुगाड़ है, एक ऐसा टेक्निक है जो ठीक वैसा ही काम करता है क्वांटम मैकेनिक्स में जैसा क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन का सेकंड लॉ करता है। यानी न्यूटन का सेकंड लॉ जो काम करता है क्लासिकल मैकेनिक्स में, वही सेम काम ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख रहे हैं सेकंड ऑर्डर का, जिसको हम बोलते हैं श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन, ये क्वांटम मैकेनिक्स में करता है और ये डिफरेंट सिस्टम की एनर्जी को निकाल देता है, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन आइटम में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को निकाल देता है, बॉन्ड जब आप पढ़ते हैं सच्चो तो बॉन्ड एनर्जी निकाल देता है केमिस्ट्री में, रोटेशनल एनर्जी निकाल देता है ये, और साथ में ट्रांसलेशन एनर्जी, यानी कि पूरी की पूरी जो पाई इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसका रिजोनेंस एनर्जी कितनी होगी, उससे उसकी एरोमेटाइजेशन स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं, और साथ में बॉन्ड ऑर्डर और बहुत सारी चीज़ हम निकाल सकते हैं, पार्शियल चार्ज, बहुत सारी चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, लेकिन कौन सा वाला है, ये श्रोडिंगर है ना, श्रोडिंजर, श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट है बच्चों, टाइम इंडिपेंडेंट है ना, टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है। कैसा है, वेव इक्वेशन है ये, श्रोडिंगर का टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है जो आपके सामने ड्राइव कर दिया गया है, ठीक है। इसका जो महत्व है मैंने अभी आपको बता दिया है, सिंपली देखो इधर, क्लासिकल मैकेनिक्स जिसमें आप पार्टिकल को आंखों से देख पाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिंपली मैकेनिक्स, है ना। क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास जो हथियार है उसका नाम है न्यूटन सेकेंड लॉ, और क्वांटम मैकेनिक्स में जो हथियार उसका नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का काम है वो क्या है, जो यहाँ पे न्यूटन का सेकेंड लॉ है। तो एक थियरम बना इस पर बेटा, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू बी एक्सटर्नल फोर्स। याद रखिएगा इसी से मिलता है, ये F होता है, F एक्सटर्नल होता है, M इंटू बी हो जाता है M इंटू ए। तो F इक्वल टू एम ए जो पढ़ते हैं एक्चुअली में ये है फॉर्म, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ बिल्कुल डिक्टो क्या हो जाता है भैया, सेम हो जाता है। कब, जब आप क्वांटम से क्लासिकल से कहां चलते हैं, क्वांटम चलते हैं। इसका नाम है अर्नफेस्ट थ्योरम। क्या कहते हैं इसको, अर्नफेस्ट थ्योरम। अर्नफेस्ट कहते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो रोल न्यूटन के सेकंड लॉ का है, न्यूटन के द्वितीय नियम का है, वही सेम रोल हमारे क्लासिकल में, वो सॉरी क्वांटम में किसका है, श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन का है। प्यारे बच्चों क्लियर है यहां तक बातें, बोलो भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार कमेंट कर दो बच्चों अगर समझ में आ गई मेरी बात तो।
क्लियर है बेटा? आगे बढ़ूँ क्या? पर बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है आप लोगों को? समझ में सब कुछ आ रहा है? चलिए, चलो। अब एक हमारे पास ऑपरेटर से रिलेटेड एक अलजेब्रा है जिसमें एक नए ऑपरेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। जिसको आप हिंदी में अगर बात करें तो आप हिंदी में मैथ में पढ़ते थे क्रम विनिमय नियम, है ना? क्रम चेंज कर देते थे आप। ठीक है, ए इंटू बी को बी इंटू ए लिख पाते थे आप, किसमें? प्रोडक्ट में लिख पाते थे और एडिशन में लिख पाते, डिवीजन में नहीं लिख पाते थे। डिवीजन में वो चीज़ वैलिड थी नहीं प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो अब जो नया ऑपरेटर हमारे पास है, नई चीज़ जो हमें पढ़नी है, उसका नाम है कम्यूटेटर, है ना? एक तरीके का ऑपरेशन है ये। तो कम्यूटेटर अलजेब्रा पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए। चलो देखते हैं बच्चों। कम्यूटेटर क्या चीज है ये, इसको पहले समझ लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं बच्चों। तो इट इज एन मैथमेटिकल ऑपरेशन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्लास 6 में पहली बार आपने इसका नाम सुना होगा। ठीक है, अब क्वांटम मैकेनिक्स में देखोगे इसको। तो इट इज एन मैथमेटिकल ऑपरेशन इन विच बी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ ऑपरेटर। क्या कर सकते हैं बच्चों? इन विच बी इंटरचेंज the position of operator, the position of operator। ठीक है, क्या काम करते हैं बच्चों? ऑपरेटर के पोजीशन को, जगह को चेंज कर देते हैं। ठीक है, इतना है। इतना करने के बाद क्या करते हैं बच्चों? फिर क्या निकालते हैं बेटा? अगर आपने पोजीशन चेंज कर दिया और पोजीशन चेंज करने के बाद जो वैल्यू है उसमें कोई फर्क नहीं आया, तो हम बोलेंगे कि वो कम्यूट कर रहा है बच्चों। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने कम्यूटेटर को हमेशा ऐसे लिखते हैं बच्चों, ये ए है और बी है, ये दो ऑपरेटर को आप ऐसे ब्रैकेट में, इसका मतलब है इसका कम्यूटेटर निकालने की आप कोशिश करते हैं। इसका जो डेफिनेशन पार्ट है उसको मैंने कहा कि आप इसको ऐसे लिखेंगे सिंपली, एक बार ए को आगे बी को पीछे लिखेंगे और फिर माइनस कर देंगे, बी को आगे लिखेंगे और ए को पीछे लिखेंगे। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो यहां से दो चीजें हैं कि इफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? बी ए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कम्यूटेटर हमें पढ़ाया जा रहा है ए और बी, ये जीरो है ना? इसका मतलब क्या है? ए एंड बी आर कम्यूट। ठीक है, ए एंड बी आर कम्यूट। अगर ये कम्यूट कर रहे हैं बच्चों तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ए और बी को साथ साथ, एक साथ सही सही निकाला जा सकता है बच्चों। क्या कर सकते हैं? एक साथ सही सही निकाला जा सकता है। और एक साथ सही सही हम क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल को नहीं निकाल पाते हैं। इसके लिए जो प्रिंसिपल है उसका नाम है HUP, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यानी ऐसे लोग HUP को फॉलो नहीं करते, HUP को फॉलो अप नहीं करते, याद रखिएगा, नॉट फॉलो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो जो ऑपरेटर कम्यूट होंगे वो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे। राइट, दूसरा क्या है बच्चों? इफ ए बी नॉट इज इक्वल टू बी बी ए, इसका मतलब कि आपने पोजीशन चेंज कर दिया तो वैल्यू सेम नहीं रही,
है ना। तो यहां से जो चीज अब मिलेगी वो नॉन जीरो होगी। अगर ये नॉन जीरो होगी तो कोई ना कोई वैल्यूज मिलेगी, उसी को कम्यूटेशन बोलते हैं उसको। और ऐसे केस में ए एंड बी आर नॉन कम्यूट बेटा, ये आपस में कम्यूट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहां पर ये हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। देखो जरा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है भाई। अब आ जाओ, जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप। एक ऑपरेटर लेते हैं बच्चों, डिफरेंशियल ऑपरेटर DDX। दूसरा लेते हैं क्या बेटा, पोजीशन लेते हैं। क्या लेते हैं, पोजीशन, ठीक है। DDX ले लेते हैं और पोजीशन, और इनकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करने की हम कोशिश करते हैं। या सिंपली x की पावर n कर लीजिए आप। तो इसको सॉल्व करने पर जो आ रहा है ना, वो कुछ ऐसा आएगा बच्चों। क्या आएगा, DDX पहले होगा, फिर XN बाद में होगा, माइनस XN पहले होगा, और DDX क्या होगा बच्चों, बाद में होगा। ये तो मीनिंगलेस हो गया, लेकिन इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। कितनी आएगी, तो आप बोलोगे NX के पावर n-1 होगी, होगी ना। NX की पावर n-1 होगी, यानी वही वैल्यूज होगी जो सिंपल मैथ में अभी तक आ रही थी बच्चों, है ना। लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं है कि कम्यूटेटर्स ऑलवेज डिफरेंशियल जैसा ही काम करेंगे। उससे डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, अलग वैल्यू देते हैं। लेकिन बाई लक अभी हमारा सेम चल रहा है मामला। तो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों कि आपके पास डिफरेंशियल ऑपरेटर है DDX, इसका केवल फर्स्ट वाला पढ़ेंगे बस, है ना, मतलब वन पावर वाला, x के पावर 7। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, सिंपली 7x के पावर 6 हो जाएगा। इतना बोलो भाई, क्लियर है? अभी बाद में हम इतनी ट्रिक्स पढ़ लेंगे कि ये बहुत इजी लगेगा आपको, ठीक है। सबसे आसान यही लगेगा बच्चों। अब आता है अगला, PX का। किसका बेटा, PX का। PX का, PX मतलब मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है। उनके लिए हम ट्रिक बना लेंगे और सीधे सीधे उनसे क्वेश्चन फटाफट एग्जाम में करते रहेंगे बच्चों। डिफरेंशियल का आपने देख लिया बच्चों। अब आइए PX ऑपरेटर पहले पढ़ते हैं। तो PX को दो तरीके से हम लिख सकते हैं। देखो, ये जो PX और X है, पोजीशन को मोमेंटम के साथ, आपने पता है कि इसी पे काम करा किसने, हाइजेनबर्ग ने पहला काम इसी पे दिया हम लोगों को। तो उनके काम की इज्जत करते हुए हम इस पे 2-3 बार रूल बना लेंगे, ठीक है। देखो, 3-4 ट्रिक्स बना लेंगे इसी पर। आपको ये पक्का पता लग गया है कि ये कम्यूट होंगे नहीं भाई, इनकी कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, है ना। क्योंकि जो हाइजेनबर्ग को फॉलो करते हैं वो कम्यूट करते नहीं है। ठीक है भाई, चलो पहला जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों, वो क्या है, x और px की पावर n बच्चों। क्या है, x है और px की पावर n है बच्चों, उसको पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। x px की पावर n, यानी x आपका आगे रहेगा और px की कोई पावर रहेगा, मान लीजिए वो n है, ठीक है। तो बिल्कुल डिफरेंशियल जैसा आपको वैल्यू मिलेगी बच्चों। n हो जाएगा और IH कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, NIH कट, या n होगा, I होगा, H कट होगा, इतना होगा। और जिसके पावर n होगा वो होगा PX होगा, और उस पर एक कम होगा। ये सिंपल सी बात है, NIH कट PX की पावर n-1, ये आपको फार्मूला मिल जाएगा बच्चों। इससे आप काम कर सकते हैं।
इसका उल्टा करके देख लेते हैं बच्चों। अब की बार अगर आपने पी एक्स को पहले लिख दिया, यानी पी एक्स को आगे ले आए और एक्स को पीछे ले आए, तो क्या मिलेगा बच्चों? माइनस एन आई एच कट पी एक्स के पावर एन माइनस वन हो जाएगा। दो फार्मूले बन गए आपके। ऐसे ही अब एक्स का पावर एन लेंगे बच्चों, क्या लेंगे? एक्स के पावर एन को आगे करेंगे हम लोग। अगर आप एक्स के जिसका पावर एन होगा वो यहां मिलेगा, एक्स का पावर एन और पी एक्स हो जाए तो क्या मिलेगा? तो माइनस आई एच कट और एन रहेगा और एक्स के पावर एन माइनस वन। और अगर आपका पी एक्स आगे हो, एक्स की पावर एन बाद में हो, तो प्लस आई एच कट एन होगा और एक्स की पावर एन माइनस वन होगा। यानी इधर कौन मिलेगा? जो इसके ऊपर एन होगा पावर। ये चार चीजों से आपका काम बिल्कुल सिंपल हो जाएगा बच्चों, है ना? बहुत इजी हो जाएगा प्यारे बच्चों, बहुत इजी हो जाएगा। देखो जरा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा इसको। यहाँ माइनस कर लीजिएगा और यहाँ प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करना है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है एक बार, पी एक्स क्यूब एंड एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पी एक्स क्यूब यानी कि सेकंड फॉर्मूला लगेगा। तो माइनस होगा, आई होगा, एच कट होगा और थ्री होगा, है ना? माइनस थ्री हो गया, आई एच कट हो गया और पी एक्स स्क्वायर हो गया। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा आ गया, एक्स क्यूब और पी एक्स हो गया प्यारे बच्चों। तो एक्स क्यूब आगे है यानी कि फार्मूला कौन सा लगेगा? थर्ड वाला लगेगा, है ना? तो हो जाएगा आई एच कट थ्री हो जाएगा, राइट, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा बस। तो ये सिंपल है, आपको इतनी ही ट्रिक याद करने हैं, इससे वैल्यूज आपका बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगी प्यारे दोस्तों। देखो जरा, ठीक है भाई, आज आवाज मेरी नहीं आ रही बच्चों, ठीक है आप लोगों की, तो इस नाते इस लेक्चर को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे आज, कल हम इस पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे। आज जितना पढ़ाया गया प्लीज़ आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है? क्वांटम मैकेनिक्स का इसमें जो डाउट होगा मुझे बता दीजिएगा, मैं उससे सॉल्व करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है? और पीवाई की भी सारे करा दूंगा। एक बार आप इसे रिवाइज करिएगा जितना आज पढ़ाया गया और जितना इसके पहले पढ़ाया गया है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट डे बच्चों, गुड नाइट।